स्टूडेंट्स 1947 में हमें इंडिपेंडेंस तो मिली, बट ये बड़ा जरूरी होता है कि एक इंडिपेंडेंट कंट्री के जो लोग हैं वो अपने आप को यूनाइटेड फील करें, उनको लगे कि हाँ हम एक सिंगल कंट्री को बिलोंग करते हैं। तो ये सेंस ऑफ बिलोंगिंग, यूनिटी कैसे इंडियंस में डेवलप हुई, वही हम यहाँ पे देखने वाले हैं। नेशनलिज्म स्प्रेड्स when people begin to believe that they are all part of the same nation, when they discovered some unity that binds them together. But how did the nation become a reality in the minds of people? ठीक है, ब्रिटिशर्स चले गए और एक इंडिपेंडेंट इंडिया बन गया जो कि एक कंट्री था, लेकिन लोग उस एक कंट्री से अपना जुड़ाव कैसे फील करना शुरू किया लोगों ने, वो हम यहाँ पे देखने वाले हैं। How did people belonging to different communities, religions and language groups develop a sense of collective belonging? तो खासकर इंडिया में ये बड़ा चैलेंज था कि लोग यूनाइटेड फील करें, एक कलेक्टिव बिलोंगिंग फील करें, क्योंकि इंडिया में डिफरेंट डिफरेंट कम्युनिटीज के लोग रहते हैं, आपको पता ही है, अलग अलग रिलीजन्स के लोग रहते हैं जिनमें हमेशा कन्फ्लिक्ट रहा है, अलग अलग लैंग्वेज बोलने वाले लोग हैं, हिंदी बोलते हैं, बंगाली बोलते हैं, तेलुगु, तमिल, उड़िया, मलयालम, बहुत सारी लैंग्वेज है, मराठी। तो ये सब कैसे यूनाइटेड फील करना शुरू किया? दिस सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग केम पार्टली थ्रू द एक्सपीरियंस ऑफ यूनाइटेड स्ट्रगल्स। क्योंकि स्टूडेंट्स क्या होता है, जब आप मिल के किसी एक एनिमी के अगेंस्ट लड़ाई करते हो तो अपने आप आपने एक कलेक्टिव बिलोंगिंग, यूनिटी डेवलप होती है। वो तो हुआ ही इंडियंस में, क्योंकि वो सब मिलके ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट लड़ रहे थे। बट देयर वर आल्सो अ वैरायटी ऑफ कल्चरल प्रोसेसेस थ्रू व्हिच नेशनलिज्म कैप्चर्ड पीपल्स इमेजिनेशन। उसके अलावा और जो चीजें थी जिनसे नेशनलिज्म डेवलप हुई, वही हम यहाँ पे देखने वाले हैं। हिस्ट्री एंड फिक्शन, फोल्कलोर एंड सॉन्ग्स, पॉपुलर प्रिंट्स एंड सिंबल्स ऑल प्लेड अ पार्ट ऑफ मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म, ये हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो भारत माता, स्टूडेंट्स आप देखें, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है कि एक नेशन से जब चाहते हो कि लोग एसोसिएट करें अपने आप को, तो बड़ा मुश्किल होता है। लोगों को ऐसी चीज़ों से एसोसिएट करने में बड़ी प्रॉब्लम होती है जो कि एक आइडिया है, एक कंट्री, एक नेशनलिज्म, ये तो एक आइडिया है ना, लोग उससे रिलेट करने में प्रॉब्लम होती है। तो लोगों ने क्या किया, इंटेलेक्चुअल लोगों ने कुछ क्या किया कि एक भारत माता का सिंबल बनाया, इस टाइप से एक देवी टाइप सिंबल बनाया और बोला कि ये भारत माता है, हम इसके बच्चे हैं, हम इससे बिलोंग करते हैं। तो लोगों को क्या होता है कि रिलेट करने में थोड़ा हेल्प मिलती है। ठीक है, अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं जो डिफरेंट रिलीजन्स में भगवान बनाए गए हैं, शंकर भगवान के बनाए गए, विष्णु जी बनाए गए, तो वो भी इसलिए बनाया गया है ताकि लोग भगवान से रिलेट कर सकें अपने आप को। तो भगवान एक एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग हो जाएगा, लोग जो है कॉमन लोग उससे रिलेट नहीं कर पाएंगे कि भगवान मतलब क्या, मैं तो देख नहीं पा रहा हूँ भगवान। अब आप बोल सकते हो हाँ देखो ये भगवान की फोटो है, शंकर भगवान की फोटो है, तो लोग उसे रिलेट कर पाते हैं। तो वैसे ही एक भारत माता की इमेज बनाई। द आइडेंटिटी ऑफ द नेशन इज मोस्ट ऑफन सिंबलाइज्ड इन अ फिगर और इमेज। दिस हेल्प्स क्रिएट एन इमेज विद व्हिच पीपल कैन आइडेंटिफाई द नेशन। It was in the 20th century, with the growth of nationalism, that the identity of India came to be visually associated with the image of Bharat Mata. The image was first created by Bankim Chandra Chattopadhyay. Important स्टूडेंट आपको याद रखना है कि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने सबसे पहले ये देवी टाइप ये इमेज बनाया था, जिसको लोग भारत माता बोलना शुरू किया लोगों ने। In 1970s, he wrote वंदे मातरम। वंदे मातरम आपने सुना होगा, वो वंदे मातरम जो सॉन्ग है स्टूडेंट्स, वो भी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने ही लिखा था। In 1970s, he wrote वंदे मातरम as a hymn to the motherland। मतलब वो एक सॉन्ग था उनका, and he wanted to dedicate this song to the motherland। भारत माता को डेडिकेट किया उन्होंने सॉन्ग को, ये बताने के लिए कि भारत माता जो है वो कितनी महान है। Later it was included in his novel आनंद मठ and widely sung during the स्वदेशी मूवमेंट इन। राइट, तो आपको बात समझ में आई होगी यहाँ पे। अवनींद्रनाथ टैगोर, तो स्टूडेंट्स आपको शायद लग रहा होगा कि यहाँ पे मैं गलत नाम प्रोनाउंस कर रहा हूँ, गलत लिखा हुआ है, ऐसा नहीं है। रविंद्रनाथ टैगोर का नाम आपने सुना है, ही इज वेरी फेमस, उनको नोबेल प्राइज भी मिला था। तो अवनींद्रनाथ टैगोर जो है उनके रिलेटिव ही थे। अवनींद्रनाथ टैगोर ऑल्सो प्रिंटेड हिज फेमस इमेज ऑफ भारत माता। तो इन्होंने भी भारत माता की ऐसी पिक्चर बनाई थी जिसमें आप देख सकते हो उनको एक मॉन्क की तरह, साधु की तरह दिखाया गया है। इन दिस पेंटिंग भारत माता इज पोर्ट्रेट एज एन एस्थेटिक फिगर, शी इज काम, कंपोज्ड, डिवाइन एंड स्पिरिचुअल। ये पिछली वाली इमेज में उनको एज अ देवी दिखाया है। इन सब्सिक्वेंट ईयर्स द इमेज ऑफ भारत माता एक्वायर्ड मेनी डिफरेंट फॉर्म्स एज इट सर्कुलेटेड इन पॉपुलर प्रिंट्स एंड वाज पेंटेड बाय डिफरेंट आर्टिस्ट। तो कहने का मतलब है कि आप जैसे देखो इस इमेज में भारत माता को थोड़ा अलग तरीके से दिखाया गया, तो डिफरेंट आर्टिस्ट ने भारत माता को अलग अलग तरीके से डिपिक्ट किया। पर द पॉइंट ये था कि इंडिया जो एक नेशन था उसको भारत माता की इमेज से रिप्रेजेंट किया जाने लगा, चाहे वो फॉर्म अलग अलग हो, जिससे लोगों को उसे एसोसिएट करने में हेल्प मिली।
Devotion to this mother figure came to be seen as evidence of one's nationalism. Right? तो आज भी हम नारे लगाते हैं ना, भारत माता की जय, भारत माता की जय। देखो उस टाइम इंडिपेंडेंस के पहले जो ये काम किया गया था वो आज तक चला आ रहा है। तो आप समझते हैं कितना इफेक्टिव रहा होगा इन बिल्डिंग अ सेंस ऑफ नेशनलिज्म अमंग इंडियंस। स्टूडेंट्स अब हम देखेंगे इंडियन फोकलोर का क्या रोल रहा नेशनलिज्म को बिल्ड करने में। यहाँ पे मतलब फोक सॉन्ग्स जो होते हैं उनकी बात हम करने वाले हैं। तो अब देखेंगे हम इंडियन फोकलोर। अच्छा फोकलोर क्या होता है स्टूडेंट्स? आपने फोक सॉन्ग्स, फोक डांस, फोक टेल्स मतलब फोक स्टोरीज ये सब सुना होगा, उन्हीं को एक साथ बोलते हैं फोकलोर। अगर आपने ये भी नहीं सुना है तो इसका मतलब होता है जैसे कि किसी एक रीजन में लोग अपनी ट्रेडिशनल लैंग्वेज में कुछ गाने गाते हैं, कुछ स्टोरीज की बात करते हैं, उसको बेसिकली फोक सॉन्ग्स या फोक स्टोरीज बोलते हैं। जैसे गुजरात में सुनना है कि गुजराती लैंग्वेज में ऐसे गाने गाते हैं, बंगाल में बंगाली लैंग्वेज में कुछ स्टोरीज हो, तो उसको फोकलोर बोलते हैं। और उसका भी नेशनलिज्म बिल्ड करने में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। कैसे होता है? लेट्स हैव अ लुक। Ideas of nationalism also developed through a movement to retrieve Indian folklore. In late 19th century India, the nationalists began recording folk tales sang by bards, मतलब poets, and they toured villages together, songs and legends. तो लेट 19th सेंचुरी मतलब 1880, 1890 टाइम, इस ड्यूरेशन में जो नेशनलिस्ट लोग थे वो डिफरेंट रीजन में जो भी फोकलोर थे, सॉन्ग्स या टेल्स, उनको स्प्रेड करने लगे, ट्रैवल करके इंडिया के डिफरेंट पार्ट्स में उसका प्रचार करने लगे ताकि लोगों का उसके प्रति अवेयरनेस बढ़े, लोग उसके बारे में और जाने। अच्छा ऐसा क्यों? These tales they believed gave a true picture of traditional culture that has been corrupted and damaged by outside forces. तो देखो जब ब्रिटिशर्स इंडिया में आए तो उन्होंने इंडियन कल्चर को करप्ट किया है, मतलब अपना इन्फ्लुएंस उस पर छोड़ा। जैसे स्कूल्स में इंग्लिश लैंग्वेज में वेस्टर्न कंट्रीज की बातें पढ़ाई जाने लगी, तो जो हमारा ट्रेडिशनल कल्चर है वो लोग अब सीख नहीं पा रहे थे। ठीक है, और इतना ही नहीं, किसी ना किसी तरीके से लोगों को ऐसा लग रहा था कि हमारा जो अपना ट्रेडिशनल कल्चर है वो इन्फीरियर है, क्योंकि जो रूलर है, जो बहुत पावरफुल है, वो तो उस कल्चर का है नहीं, उसका तो अपना कल्चर है, तो लोग उसके कल्चर को अच्छा मानते हैं। तो उससे क्या होता है, जब अपने कल्चर को आदमी खराब मानने लगता है तो आदमी का सेल्फ कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है। तो ये नेशनलिस्ट यही काम कर रहे थे कि वो हमारे फोक कल्चर को हाईलाइट कर रहे थे ताकि लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़े कि नहीं हमारा भी एक कल्चर था, हमारा भी एक कल्चर है और वो बहुत ग्रेट कल्चर है, एंड वी शुड बी प्राउड ऑफ इट, ताकि लोगों का आत्मसम्मान बढ़े। It was essential to preserve this tradition in order to discover one's national identity and restore a sense of pride in one's past. जैसे मैंने बोला, इससे लोग क्या करते हैं, restore a sense of pride in one's past, और उनमें एक नेशनल आइडेंटिटी भी आती है कि हम इस जमीन से जुड़े हुए हैं, क्योंकि हम सदियों से इस जमीन से जुड़े हुए हैं, ये देश है हमारा इंडिया, ये इस तरह की फीलिंग आती है। इसमें आपको एक और एग्जांपल देता हूँ स्टूडेंट्स। आज के दिन यूएस में बहुत सारे इंडियंस रहते हैं, तो आप समझ सकते हैं जब वो यूएस में रह रहे हैं तो उनका ज़्यादा एक्सपोजर तो यूएस के कल्चर से होगा, लेकिन तब भी वो आपस में यूनाइटेड फील करते हैं एज इंडियंस। उसका रीज़न क्या है? क्योंकि वो बहुत सारे इंडियन चीज़ों को वहाँ पे भी कर रहे होते हैं। जैसे इंडिया के जो फेस्टिवल्स हैं, दिवाली है, होली है, राखी है, इनको वो वहाँ पे सेलिब्रेट करते हैं आपस में मिलकर। ठीक है, इंडिया की छोटी छोटी जो पूजाएँ होती हैं, जो इंडियन गॉड्स हैं उनका टेम्पल में जाके पूजा करते हैं, अपने घर में भी उनकी पूजा करते हैं। आपस में कई बार अपनी लैंग्वेज में जैसे कि हिंदी में, गुजराती, मराठी में बात करते हैं, तो एक सेंस ऑफ रिलेटिवनेस उनमें आता है कि हम सब रिलेटेड हैं और हम सब एक्चुअली इंडिया से आए हैं। तो कुछ उसी टाइप की बात यहाँ पर है। आई होप आप बात को समझ रहे होंगे। अब जैसे रविंद्रनाथ टैगोर का बड़ा रोल था ये फोक स्टोरीज या फोक सॉन्ग्स को पॉपुलर करने में। इन बंगाल रविंद्रनाथ टैगोर himself began collecting ballads का मतलब छोटी पोएम्स, नर्सरी राइम्स एंड मिथ्स एंड लेट द मूवमेंट फॉर फोक। रविंद्रनाथ टैगोर बहुत बड़े लिटरेचर के पर्सन थे, आपको पता ही होगा, उसके लिए उनको नोबेल प्राइज भी मिला था। इन मद्रास नटेशा शास्त्री published a massive 4-volume collection of Tamil folk tales, the folklore of South India. उनकी folklore आप यहाँ पे देख सकते हैं। He believed that folklore was national literature. It was the most trustworthy manifestation of people's real thoughts and characters. बिल्कुल सही बात है स्टूडेंट्स। अगर आप देखें तो अगर आप कोई नई चीज़ पढ़ लें या सुन लें तो वो आपका रियल थॉट या कैरेक्टर नहीं बन जाता है।
आपका रियल थॉट और कैरेक्टर इस चीज से बनता है कि सदियों से आपकी पीढ़ी में, एंसेस्ट्री में क्या चलता आ रहा है, मतलब आपके पेरेंट्स कैसे सोचते थे, उनके ग्रैंड पेरेंट्स कैसे सोचते थे, उनके पेरेंट्स कैसे सोचते थे, उससे आपके थॉट्स और कैरेक्टरिस्टिक्स एक्चुअली बिल्ड होते हैं। और ये जो फोकलॉर होते हैं ये भी सदियों से चले आ रहे होते हैं, तो सदियों से चलने वाले जो थॉट्स हैं वो इन फोकलॉर में कैप्चर्ड होते हैं। तो फोकलॉर जो है वो ये बताता है कि हमारे ओरिजिनल ट्रेडिशनल थॉट्स क्या है, यू नो हमारे अंदर क्या चीज है जो बिल्कुल सदियों से घुसी हुई है। दैट इज व्हाट ही बिलीव्ड, व्हिच आई थिंक इज परफेक्टली राइट। राइट स्टूडेंट्स, अब देखेंगे आइकॉन्स एंड सिंबल्स ऑफ फ्लैग्स। फ्लैग का बड़ा रोल होता है स्टूडेंट्स एक नेशन को बिल्ड करने में। आप देखेंगे जितने भी नेशंस हैं वर्ल्ड वाइड, सबका कोई ना कुछ फ्लैग होता है स्टूडेंट्स। तो उस नेशन के जो लोग हैं वो अपने आप को उस फ्लैग से रिलेटेड फील करते हैं, फ्लैग को उस सिंबल समझते हैं और उससे एक नेशनलिज्म की भावना उनमें आती है। तो इंडिया में भी यही हुआ धीरे धीरे। पहले इंडिया का एक फ्लैग भी हुआ करता था, बाद में इंडियंस का भी अपना फ्लैग बना, जिससे नेशनल की फीलिंग उभर के आई। As the national movement developed, nationalist leaders became more and more aware of such icons and symbols in unifying people and inspiring in them a feeling of nationalism. मतलब nationalists को ये समझ में आया कि ये फ्लैग टाइप की जो चीजें होती हैं उससे नेशनलिज्म की फीलिंग बिल्ड होती है। तो किसी ने आप देखो इस टाइप का फ्लैग पहले सजेस्ट किया। During the Swadeshi movement in Bengal, a tricolor flag, red, green and yellow, जैसे कि आप देख सकते हो, was designed. हालांकि ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं हुआ, आज इसको यूज़ नहीं करते हैं, बट काफ़ी सिमिलर यूज़ करते हैं, राइट। It had 8 lotuses representing 8 provinces of British India, right? तो उस टाइम क्या था कि इंडिया में 8 स्टेट्स हुआ करते थे इंडिपेंडेंस के पहले। अभी तो काफ़ी स्टेट्स हैं, 20 से 30 स्टेट्स के बीच में, बट पहले 8 स्टेट्स हुआ करते थे, इसलिए 8 लोटस यहाँ पर। एंड अ क्रिसेंट मून रिप्रेजेंटिंग हिंदूज एंड मुस्लिम। तो क्रिसेंट मून जो है वो मुस्लिम्स और हिंदू दोनों में बहुत पायस माना जाता है। तो ये दोनों जो मेन रीजन इंडिया में थे उसको रिप्रेजेंट कर रहा था। लेकिन बाद में गांधी जी ने जाके ऐसा फ्लैग दिया जो कि बड़ा पॉपुलर हुआ। आज भी आप देखते हो इसी टाइप का कुछ फ्लैग यूज करते हैं, उसमें ये बीच का ये सर्कल तो है, लेकिन ये जो चरखा है वो नहीं है, वो बस एक सर्कल है जो आप सोच सकते हो कि वो चरखा को रिप्रेजेंट करता है सॉर्ट ऑफ। बाय 1921 गांधी जी had designed the Swaraj flag. It was again a tricolor, red, green and white. So red गलत लिखा हुआ है, saffron, green and white, and had a spinning wheel in the center representing the Gandhian idea of self. गांधी जी का ऐसा मानना था कि हर आदमी को कुछ ना कुछ अपना काम खुद से करना चाहिए। जैसे वो चरखा चला के अपने कपड़े खुद बनाते थे, तो चरखा उनके लिए एक सिंबल था ऑफ सेल्फ हेल्प, जिसको गांधी जी अपनी लाइफ में बड़ा इम्पोर्टेंट था। इसलिए उन्होंने ये चरखा बनाया था ताकि देश के सारे लोग जो हैं वो उनकी जो सेल्फ हेल्प की फिलॉसफी है उसको फॉलो करने की कोशिश करें। कैरिंग दिस फ्लैग, होल्डिंग इट ड्यूरिंग मार्चेस बिकेम अ सिंबल ऑफ डिफाइंस ओवर डिस्टेंस। तो जब भी कुछ रैली होती थी, मार्चेस होते थे, मैंने पढ़ा था उसमें लोग जो फ्लैग है उसको लेके मार्च करते थे, ठीक है, और फ्लैग हमारी यूनिटी का एक सिंबल बन गया। री इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री, इसका भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल था नेशनलिज्म को बिल्ड करने में। अनदर मीन्स ऑफ क्रिएटिंग अ फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म वाज थ्रू री इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री। By the end of the 19th century, many Indians began feeling that to instill a sense of pride in the nation, Indian history had to be thought out differently. तो वो क्या था कि इंडियंस का जो सेल्फ कॉन्फिडेंस था वो बहुत डाउन हो गया था। तो ब्रिटिशर्स उनको रूल करते थे और ब्रिटिशर्स इंडियंस को बोलते थे कि तुम लोग बैकवर्ड हो, तुम लोग अपने आप को रूल नहीं कर सकते हो, इसलिए ये जरूरी है कि हम आपको रूल करें। तो इससे इंडियंस का कॉन्फिडेंस बहुत डाउन हो गया था। तो इस कॉन्फिडेंस को अप करने के लिए नेशनलिस्ट को लगा कि इंडियन हिस्ट्री को सही तरीके से कम्युनिकेट करना जरूरी है अमॉन्ग इंडियन पॉपुलेशन। द ब्रिटिश saw Indians as backward and primitive, incapable of governing themselves. In response, Indians began looking into the past to discover India's great achievements. तो जैसे मैंने आपको बताया, ब्रिटिशर्स ये प्रोपेगेंडा करते थे कि इंडियंस बैकवर्ड हैं, वो अपने आप को रूल नहीं कर सकते, तो ऐसा तो था नहीं। तो नेशनलिस्ट लोगों ने सोचा कि पास्ट में जो इंडिया के अचीवमेंट्स है, जो महान महान राजा हुए हैं जैसे महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी, जिन्होंने बहुत अच्छे से रूल किया है देश के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स को, उनकी कहानी स्प्रेड किया जाए ताकि लोगों को ये समझ में आए कि जो ब्रिटिशर्स बोल रहे हैं वो बिल्कुल गलत है, हमारे राजाओं ने पहले तो अच्छे से मैनेज किया ही। तो वी आर नॉट बैकवर्ड, वी आर एक्चुअली कैपेबल ऑफ गवर्निंग आवरसेल्फ। दे रॉट अबाउट द ग्लोरियस डेवलपमेंट्स इन एंशिएंट टाइम्स when art and architecture, science and mathematics, religion and culture, law and philosophy, craft and trade had flourished. इतना ही नहीं, लोगों ने या हिस्टोरियंस ने
इंडिया का जो ग्लोरियस पास्ट है, एंशिएंट टाइम में जो भी अच्छे आर्किटेक्चर बने, आर्ट बने, साइंस और मैथमेटिक्स में डेवलपमेंट हुआ, फिलोसफी में डेवलपमेंट हुआ, उन सब की बात करना शुरू किया। जैसे मोहनजोदाड़ो बहुत ही एंशिएंट टाउन रहा है इंडिया का, और ये भी बड़ा डेवलप टाउन हुआ करता था उस टाइम के हिसाब से। और जब इंडियंस लोग इस टाउन में रहते थे इन डेवलप्ड मैनर, आप इस पिक्चर को मत देखें सिर्फ, ये तो अब रूल्स है वहाँ का टूटा फूटा जो बचा हुआ है, एक्चुअली में तो बहुत अच्छा लगेगा। तो जब इंडियंस लोग मोहनजोदाड़ो में वेल डेवलप्ड टाउन में रहा करते थे, तो उस टाइम यूरोपियंस बिना कपड़ों के जंगलों में घुमा करते थे। तो इस टाइप की चीज़ें सामने लाना शुरू किया हिस्टोरियंस ने, ताकि लोगों को पता चले कि ये ब्रिटिशर्स जो है गलत प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, हम तो किसी ज़माने में उनसे बहुत ज़्यादा डेवलप हुआ करते हैं। तो जब ऐसा होता है ना स्टूडेंट्स, तो क्या होता है कि देश के लोगों का प्राइड बढ़ता है, लोग एक दूसरे से अपने आप को एसोसिएट भी करते हैं, अपने पे गर्व फील करते हैं, एक दूसरे से जुड़ा हुआ फील करते हैं। दिस ग्लोरियस टाइम इन देयर व्यू वाज फॉलोड बाय हिस्ट्री ऑफ डिक्लाइन व्हेन इंडिया वाज कॉलोनाइज्ड। उन्होंने बोला कि देखो इंडिया तो पहले एक्चुअली बहुत डेवलप था, बहुत फ्लरिश था, ये तो ये ब्रिटिशर्स लोगों ने आके हमारी सिचुएशन खराब की है, इसलिए इनको भगाने की जरूरत है। तो देखो कैसे नेशनलिज्म बिल्ड किया जा रहा है। These nationalist histories urge the readers to take pride in India's great achievements in the past and struggle to change the miserable condition of life under British rule. I hope you are getting this. तो इस तरह से हिस्ट्री को हाईलाइट किया गया, क्योंकि हमारी इंडिया की जो हिस्ट्री है वो बहुत ही ब्राइट रही है। तो उसको हाईलाइट किया गया कि देखो किसी जमाने में हम कितने डेवलप थे, ये ब्रिटिशर्स ने आके पूरा सिचुएशन खराब किया है, तो लेट्स फाइट विद देम, लेट्स किक देम आउट ऑफ द कंट्री। लेकिन स्टूडेंट्स ये सारे जो फैक्टर्स है वो नेशनलिज्म को प्रमोट तो कर रहे थे, लेकिन इंडिया में एक फंडामेंटल प्रॉब्लम थी, और आज भी कहीं ना कहीं है, कि इंडिया में कई सारे मेजर रिलीजन्स होने के कारण लोग उससे ऊपर उठ नहीं पाए आज भी। और उस टाइम में यही था, तो खासकर हिंदू मुस्लिम का जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ करता था, जिसका हमने पहले भी चैप्टर पढ़ा है, उसके कारण नेशनलिज्म की एक कंप्लीट फीलिंग जो है वो लाना थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा था। इनफैक्ट इसी कारण से इंडिया का पार्टीशन भी हुआ था, जो हमने पहले देखा, पाकिस्तान बना था, बाद में बांग्लादेश भी बना। तो दैट इज अ थिंग। तो कोई भी चीज होती है तो उसमें हर्डल्स तो आते ही हैं। तो रिलीजन वाज अ हर्डल इन बिल्डिंग नेशनलिज्म इन इंडिया। These efforts to unify people were not without problems. When the past being glorified was Hindu, when the images celebrated were drawn from Hindu iconography, then people of other communities felt left out. तो iconography मतलब होता है रिलीजियस इमेजेस, पिक्चर्स। तो इसमें होता क्या था कि जैसे आपने देखा कि हिस्ट्री को हाईलाइट किया गया, तो अगर हिंदू हिस्ट्री को हाईलाइट किया जा रहा है, तो जो मुस्लिम थे या दूसरे रिलीजन्स थे वो उतना रिलेटेड फील नहीं करते थे, ठीक है। हालांकि मुस्लिम जो ड्यूरेशन था इंडिया में उसको भी हाईलाइट किया गया, खासकर मुगल्स के बारे में सुना होगा, अकबर के बारे में आपने सुना होगा, उन रीजन्स को भी उनका जो रूल था इंडिया में उसको भी हाईलाइट किया गया। लेकिन जब उनको हाईलाइट किया जाता था तो फिर हिंदू उससे रिलेट नहीं कर पाते थे। तो वो जो एक रिलीजन का कन्फ्लिक्ट था इंडिया में और हमेशा से रहा है, वो एक नेशनल को बिल्ड करने में डेफिनेटली एक हर्डल था। इसके बाद पार्टीशन भी हुआ, जैसे मैंने आपको बताया। स्टूडेंट्स ये हमने समझा कि कैसे सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग इंडिया में आया, उसमें क्या चैलेंजेस थे, अब उस पर कुछ क्वेश्चन एंड आंसर्स देखना तो बनता है। तो आप देखें, जैसा हमने बार बार बताया आपको कि अगर आप ये क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, तो बिल्कुल एग्जाम में आपको बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे स्टूडेंट्स, एंड यू विल एक्सेल अ लॉट, एंड वही हम यहाँ पे चाहते हैं। तो इसी के साथ स्टूडेंट्स पूरा चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया है, और आपने देखा होगा कि बहुत सिस्टमैटिक वे में आपको ये चैप्टर पढ़ाया गया है। पहले 1950 तक की स्टोरी, फिर 15 से 18 तक की, वो बिल्कुल अलग स्टोरी थी जब गांधी जी अपने आप को स्टैब्लिश कर रहे थे इंडिया में। फिर वर्ल्ड वार 1 भी हुआ था, उसका बड़ा इम्पैक्ट हुआ था इंडिया में। फिर 1919 में गांधी जी ने रॉलेट एक्ट को लेके काफ़ी सत्याग्रह किया था। फिर 20 से 22 तक हमें देखा कैसे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हुआ, फिर चौरा-चौरी इंसिडेंट बड़ा इम्पोर्टेंट था, उसके कारण बंद हुआ। फिर 22 से 34 तक बहुत सारे छोटे छोटे इवेंट्स हुए, उसमें खास करके बात है कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट गांधी जी ने किया था, डांडी मार्च बड़ा इम्पोर्टेंट था, वो मैंने देखा। फिर बाद में मैंने थोड़ा सा आपको बताया कि 35 से 47 के बीच में क्या हुआ, खासकर कोई डेवलपमेंट हुआ था, फिर इंडिपेंडेंस मिला, लेकिन पार्टीशन भी हुआ। लेकिन वो सबने उतना डिटेल में देखा, क्योंकि वो सब आपने सिलेबस में उतना ज़्यादा नहीं था स्टूडेंट्स को। फिर लास्ट में सेंस ऑफ बिलोंगिंग और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स हमने देखे, एंड आई विल टेल यू स्टूडेंट्स की आप ये सारे क्वेश्चन आंसर्स को बार बार देखें, पढ़ें, लिख के प्रैक्टिस करें। तो इन सारे क्वेश्चन से ही कहानी जो है पूरी चैप्टर की वो कैप्चर हो जाती है। तो आपको सारी कहानी भी याद हो जाएगी, और आपको क्वेश्चन आंसर्स कैसे करने हैं ये भी पता चल जाएगा, और एग्जाम में आप बहुत अच्छे मार्क्स ला पाएंगे, राइट। तो विद दैट लेट मी से गुड बाय टू यू, एंड विल मीट अगेन इन अनदर चैप्टर।